कानपुर से सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे देते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी यह है कि हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा पर कसता जा रहा है शिकंजा। नई सड़क में हुई हिंसा मामले में फंडिंग के हैं आरोप और बाबा बिरयानी नाम से ये 2 और रेस्टोरेंट इसके बंद हो चुके हैं जो चलाए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। आगरा की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में हुई जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई है। बिरयानी के सैंपल में सिंथेटिक रंग मिलाने की पुष्टि की गई है और विभाग ने दोनों रेस्टोरेंट के लाइसेंस को निरस्त करते हुए सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है और बिरयानी के चावल में कलर मिलने का दावा किया गया है। 27 जून को लिए गए थे सैंपल, पहले बंद हो चुके हैं 3 इसके रेस्टोरेंट और 2 पर अब फिर से कार्रवाई हुई है। सीलिंग की कार्रवाई की गई है। 8 जून को लिए गए सैंपल में बिरयानी के चावल में केमिकल मिलाने की पुष्टि की गई लैब से, जिसके बाद डिफेंस कॉलोनी, जाजमऊ और किदवई नगर के साउथ एक्स मॉल में आउटलेट को बंद किया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। 36 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत 36 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हाथरस, एटा, कासगंज, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, बारिश की संभावना है। कई सारे जिले हैं, करीब 36 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 36 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जिसमें कि मुजफ्फरनगर है, रामपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, पीलीभीत, ये तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की कर लेते हैं। दरअसल ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। वहीं आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा और इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कस ली है। तो दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होने वाली है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज से ज्ञानवापी केस में सुनवाई शुरू होने जा रही है। तो सुनवाई से पहले आज हिंदू पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद हिंदू पक्षकारों ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो जाए और हम मूल स्थान पर पूजा कर सकें। दर्शन करके हम सारे लोगों ने आज बाबा से ही मांगा कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बाबा हमें विजयी बनाएं और मूल स्थान पर जल्द से जल्द हमारी पूजा शुरू हो और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो, सबका सुख हो, सबको समृद्धि मिले, कोई हिंसा ना हो, सबका कल्याण हो, ऐसी हमने ईश्वर से मनोकामना है। देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो सिंगार गौरी पे चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो और विलम्ब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। नए उत्साह के, नए कलेवर के साथ, नए जोश के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग के बाबा जी मिले, माँ सिंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से। हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की, माँ गौरा की पूजा कर सकें। हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा। मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए और हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, 1 महीने का इंतजार किया है दोनों ही पक्षों ने और खास तौर पर हिंदू पक्ष ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। कल बैठक भी कर ली है हिंदू पक्ष से। कल जब आपने बातचीत की थी वो भी बातचीत हमने सुनी, अपने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन आज से सुनवाई शुरू होनी है। आज की क्या तस्वीरें वाराणसी से? देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और कोर्ट के बाहर
आपको यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर अभी धीरे धीरे आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन जो शहर की सरगर्मी है वो आज इस मामले को लेकर खास है। खास इसलिए कि जो पक्षकार हैं, जो वादी पक्ष है, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और इसके साथ ही ये मन्नत मांगी, ये प्रार्थना की कि इस केस में जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द पूरी हो और इतना ही नहीं, जो फैसला है वो पक्ष में आए, बाबा को जल्दी से आज़ादी मिले। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 35 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी जा चुकी हैं। कुल 55 से ज़्यादा बिंदु हैं और इन बिंदुओं पर अपनी दलीलें मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष रखेगा। और उसने भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी तैयारियां की हैं। अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद और इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के लोग कल एक साथ जुड़े, बैठक करके इस पूरे मामले पर मसौदा जो तैयार हुआ था उसमें किस तरह से धार दी जाए, इस पर चर्चा की गई। इस मसले के जो अधिवक्ता हैं अभयनाथ यादव, उन्होंने भी इसमें खास तौर पर तैयारियां की हैं। अब 2 बजे का वक्त और 2 बजे के बाद देखना ये होगा कि जो प्रतिवादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं अभयनाथ यादव कौन से तथ्य लेकर सामने आते हैं, या फिर जो 35 बिंदु के बाद जो अन्य बिंदु हैं उनमें कौन से नए तथ्य जोड़ते हैं, या जो चीज़ें उनको कहनी है उनको कितनी स्पष्टता से कह पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज का मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। जिस तरह से पिछले दिनों सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई, उसके बाद वीडियो लीक हुए और वीडियो लीक होने के साथ ही अंदर की जो तस्वीरें सामने आई उसने कहीं ना कहीं जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके भीतर मंदिर होने के प्रमाण को पुष्ट किया है। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका इंतजार करना होगा। इसके अगर इतर बात करें तो जो वादी पक्ष है वो ये कह रहा है कि राम जन्मभूमि की तर्ज पर जो बाबा विश्वनाथ का धाम है, इसके साथ ही जो ज्ञानवापी परिसर है वहाँ का ASI सर्वे कराया जाएगा, ये मांग हम लोग रखेंगे। तो अब हिंदू पक्ष की जब सुनवाई होगी तो उस दौरान ये मांग रखी जाएगी, लेकिन ये मांग कोर्ट को कितनी रास आती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी बाबा विश्वनाथ धाम को लेकर एक ASI सर्वे की मांग रखी गई थी और उस ASI सर्वे की मांग के बाद प्रयागराज में मामला चल रहा है। अब अगर बात करें जितेंद्र सिंह बिसेन की तो वो भी आ चुके हैं, विष्णु शंकर जैन भी आ चुके हैं। वादी पक्ष के जो दोनों गुट हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। खबर कसली है, वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों शहर में मौजूद हैं। लेकर भी अब तैयारी की जा रही है और बहुत मुमकिन है इसको लेकर याचिका भी लगाई जाए। ठीक है नीतीश, अब ये देखने वाली बात होगी 2 बजे से जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है, हिंदू पक्ष क्या कहता है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात नई टीम नई कमान की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी प्रदेश अध्यक्षों को हटा दिया। इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं दूसरी सभा प्रकोष्ठों को भी भंग कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद फैसला ये हुआ है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के इस एक्शन पर सबकी निगाहें हैं। माना यह जा रहा है कि पहले विधानसभा और फिर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश संगठन में पूरी तरीके से बदलाव कर देंगे। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सपा का गढ़ माना जाता है। दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की इकाइयों को भंग करने की कवायद को पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव संगठन में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हार इतना बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए कि अब जो बदलाव किए गए हैं, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग किया गया है, सोच तो यही है कि अब कुछ बेहतर स्थिति होगी। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये दोनों जो बाई इलेक्शन हुए उसके जो परिणाम आए वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। यानी वो 2019 में उन्होंने 5 सीटें जीती थी लोकसभा की और जब उपचुनाव हुए तो वो घटकर 3 हो गई। दोनों सीटें उनके कब्जे में थी, वो दोनों सीटें वो हार गए। उसके बाद अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब शायद संगठन में बड़े फेरबदल करने की ज़रूरत है।
केवल जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल वो बचे हुए हैं, बाकी सारी जो कमेटियां हैं, सारे जो हम कहें तो उनके प्रकोष्ठ है, सबको भंग कर दिया। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसमें जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें कुल 51 सदस्य होते हैं। इसके अलावा जब प्रदेश की बात करें राज्य कार्यकारिणी तो वहाँ 101 सदस्य होते हैं, तो उन सबको भंग कर दिया है। इसके अलावा उनके 17 प्रकोष्ठ हैं अलग अलग, उनके जैसे महिला सभा हो गया, युवजन छात्र सभा हो गया, युवजन सभा हो गया, इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो वो 17 हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये उन्होंने इकाइयों को भंग किया है, चर्चा तो पहले भी थी, जब विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आए, तब भी यही चर्चा थी कि शायद वो कमेटियों को भंग करेंगे, सारी इकाइयों को भंग करेंगे, पर तब अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। शायद वो सोच रहे होंगे कि इसको हम आगे करते हैं, अभी बाई इलेक्शन होंगे वहाँ पर देख लेते हैं, पर जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। और जल्दी समाजवादी पार्टी की जो हम कहें वो राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकता है अगस्त महीने में या सितंबर महीने में, और वहाँ पर फिर अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। उसके बाद देखिए जुलाई में वैसे हमेशा समाजवादी पार्टी में 1 जुलाई से सदस्यता अभियान की शुरुआत होती है, और अब सदस्यता अभियान शुरू होगा, उसका सदस्य बनाए जाएंगे। फिर जो व्यक्ति 50 सदस्य बनाएगा उसको सक्रिय सदस्य माना जाता है। उसके बाद डेलीगेट्स की नियुक्ति होती है। तो एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रक्रिया है, और शायद 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब जब समाजवादी पार्टी का जो संगठन बनेगा, उसका जब गठन होगा, तो उसमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। हो सकता है कि जो बिल्कुल अनुभव दूसरे दलों से लोग आए, बदलाव जरूर उनको बड़ी होंगे, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिल सकती है, होंगे, लेकिन ये बदलाव कितने सक्रिय होंगे और कितना आगे काम जिस सोच के साथ भंग किया गया है राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, वो कितना कारगर आगे साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मिशन 100 की, क्योंकि यूपी की योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी के इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाता है। इन 100 दिनों में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसके बाद हर मंत्री अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च को योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली तो उन्होंने 100 दिन, 6 महीने और 5 साल का लक्ष्य तय किया। मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई। अब योगी सरकार 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेगी। योगी सरकार 100 दिन का हिसाब देगी। सीएम योगी लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। योगी सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बताएगी, साथ ही अगले 6 महीनों का लक्ष्य भी जनता के सामने रखेगी। यही नहीं, यूपी सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 जुलाई को 100 दिन पूरे होंगे। सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल में अपने काम से अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के पसीने छुड़ा रखे हैं। उन्होंने 100 दिनों के भीतर ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिनकी जमकर तारीफ हुई। सीएम योगी ने फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश को बढ़ाया। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेले का आयोजन किया गया। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। योगी सरकार ने 100 दिन में अपराधियों और माफियाओं की 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की। यही नहीं, यूपी सरकार ने 68,784 अतिक्रमण स्थल और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त करवाया, जबकि धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए गए और 17,816 लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए गए। योगी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस सेवा की सौगात भी दी।
साथ ही 100 दिन में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए MOU साइन किए गए। दूसरी बार सरकार बनने के फौरन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा। तो वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो या फिर रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे, सभी मामलों पर सीएम योगी पूरी तरीके से संजीदा दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को ईडी का नोटिस दिया गया है। पूछताछ के लिए दोनों को ईडी ने नोटिस भेजा है। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी की टीम दोनों से पूछताछ करेगी। 15 जुलाई से पहले दोनों को लखनऊ ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। अलग अलग तारीखों पर दोनों से लखनऊ में पूछताछ होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूछताछ के लिए तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को नोटिस भेजा गया है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अलग अलग तारीखें दी गई हैं और दोनों से पूछताछ की जाएगी, पूरी जानकारी दें। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में आजम के खिलाफ ईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। उन पर आरोप है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने तमाम जगह से फंड ट्रांसफर किया था। गलत तरीके से, अवैध तरीके से फंड ट्रांसफर हुए थे और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच हो रही है। उनकी 2 जांच चल रही है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की, दूसरी आय से अधिक संपत्ति की। इन दोनों मामलों में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को बुलाया गया है और अलग अलग तारीखें, अभी तारीखें तय नहीं है। यानी ईडी के जो सोर्सेज है हमारे, वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग तारीखों को 15 जुलाई से पहले बुलाया गया है। यानी इसी 10 दिन के भीतर दोनों से पूछताछ की गई है। लखनऊ में ईडी का जोनल मुख्यालय है, वहां पर दोनों आएंगे, दोनों से पूछताछ की जाएगी। इसके पहले ईडी रामपुर गई थी, वहां पर भी छानबीन की थी। जो फंड जुटाया गया था, जहां जहां से फंड आया था, उसके बारे में भी जानकारी ली थी। सीतापुर जेल में जब आजम खान बंद थे, तब उनसे भी ईडी ने जाकर 2 दिन तक गहरी पूछताछ की थी। तो अब इनकी पत्नी और बेटे की बारी है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी, दोनों से पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या सामने आएगा। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।